दादी अक्सर दादाजी से कहा करती थी कि जिंदगी में एक यार तो होना ही चाहिए। सुनते ही दादाजी बिदक जाया करते थे। किस लिए? वे चिढ़कर हमेशा पूछते, अपने सुख दुख साझा करने के लिए। दादी का जवाब होता, जिसे सुनकर दादाजी और भी अधिक भड़क जाते। क्यों? घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, पति, सहेलियाँ काफ़ी नहीं है जो यार की कमी खल रही है। भले घरों की औरतें इस तरह की बातें करती कभी देखी नहीं। यार होना चाहिए। दादाजी बहुत देर तक बड़बड़ाते रहे। यह अलग बात थी कि दादी को उस बड़बड़ाहट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। वे मंद मंद मुस्कुराती रहती थीं। मैं अक्सर सोचा करती थी कि हमेशा सखी सहेलियों और देवरानी जेठानी से घिरी रहने वाली दादी का ऐसा कौन सा सुख दुख होता होगा जिसे साझा करने के लिए उन्हें किसी यार की ज़रूरत महसूस होती है। दादी, आपकी तो इतनी सारी सहेलियां हैं, यार क्या इनसे अलग होता है? एक दिन मैंने दादी से पूछा तो दादी अपनी आदत के अनुसार हंसती। फिर मुझे एक कहानी सुनाने लगी। मान ले तुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तूने अपने बहुत से दोस्तों से मदद मांगी। कुछ ने सुनते ही बहाना बनाकर तुझे टाल दिया। ऐसे लोगों को जान पहचान वाला कहते हैं। कुछ ने बहुत सोचा और हिसाब लगाकर देखा कि कहीं उधार की रकम डूब तो नहीं जाएगी। आश्वस्त होने के बाद तुझे समय सीमा में बांधकर मांगी गई रकम का कुछ हिस्सा देकर तेरी मदद के लिए जो तैयार हो जाते हैं उन्हें मित्र कहते हैं। और जो दोस्त बिना एक भी सवाल किए चुपचाप तेरे हाथ में रकम धर दे उसे ही यार कहते हैं। कुछ समझी? दादी ने कहा। जी समझी। यही कि जो दोस्त आपसे सवाल जवाब ना करे, आपको व्यर्थ सलाह मशवरा ना दे और हर समय आपके साथ खड़ा रहे, वही आपका यार है ना? मैंने अपनी समझ से कहा, बिल्कुल सही। लेकिन तेरे दादाजी को ये तीनों एक ही लगते हैं। कहते हुए दादी की आंखों में उदासी उतर आई और याद न होने की टीस उन्हें खलने लगी। मैं बचपन से ही अपने दादा दादी के साथ रहती हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों नौकरी करते हैं। चूँकि दादाजी भी सरकारी सेवा में थे, इसलिए दादी न तो उन्हें अकेला छोड़ सकती थीं और न ही वे चाहती थीं कि उनकी पोती आया और नौकरों के हाथों में पले। इसलिए सब ने मिलकर तय किया कि मैं अपनी दादी के पास ही रहूं। बस इसीलिए मेरा और दादी का दोस्तियाँ पा बना हुआ था। जब से हमारे सामने वाले घर में सीमा आंटी रहने के लिए आई हैं, तब से हमारे घर में भी रौनक बढ़ गई है। सीमा आंटी है ही इतनी मस्त मौला, जिधर से निकलती हैं हंसी के अनार फोड़ती जाती हैं। चूँकि हमारे घर आमने सामने हैं, इसलिए इन अनारों की रोशनी सबसे ज़्यादा हमारे घर पर ही होती है। सीमा आंटी शायद कहीं नौकरी करती हैं। आंटी को गप्पे मारने का बहुत शौक़ है। ऑफिस से आने के बाद वे शाम ढलने तक दादा दादी जी के साथ गप्पे मारती रहती हैं। दादी कहीं इधर उधर गई भी तो भी उन्हें कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता। चाय कॉफ़ी के दौर में डूबी वे दादाजी के साथ ही देर तक गपियाती रहती हैं। मैंने कई बार नोटिस किया है कि जब दादाजी अकेले होते हैं तब सीमा आंटी के ठहाकों में गूंज अधिक होती है। उस समय दादाजी के चेहरे पर भी ललाई बढ़ जाती है। पिछले कुछ दिनों से तो तीनों का बाहर आना जाना भी साथ ही होने लगा है। जब से सीमा आंटी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनी है, तब से दादाजी दादी के प्रति ज़रा नरम हो गए हैं। आजकल वे दादी के इस तर्क पर बहस नहीं करते कि ज़िंदगी में यार होना चाहिए कि नहीं, लेकिन हाँ, खुलकर इसकी वकालत तो वे अब भी नहीं करते। आपको नहीं लगता कि सीमा आंटी दादाजी में ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगी हैं? एक दिन मैंने दादी को छेड़ा। दादी हंस दी और बोली, शायद इसी से उन्हें ज़िंदगी में यार की अहमियत समझ में आ जाए। दादी की सहजता मुझे आश्चर्य में डाल रही थी। आपको जलन नहीं होती? मैंने पूछा। किस बात की जलन? अब आश्चर्यचकित होने की बारी दादी की थी। अरे, आप उनकी पत्नी हो और आपके पति के साथ कोई और समय बिता रहा है।
आपको इसी बात की जलन होनी चाहिए। और क्या, मैंने अपनी बात साफ की। तो क्या हुआ? यार कहाँ पति या पत्नी के अधिकारों का अतिक्रमण करता है। दादी ने उसी सहजता से कहा। मैं उनकी सरलता पर हंस दी। आज दादी हमारे बीच नहीं है। अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे हम सबको हतप्रभ सा छोड़कर अनंत यात्रा पर चल दी। 15 दिनों बाद मम्मी पापा सामाजिक औपचारिकताएं निभा कर वापस चले गए। वे तो मुझे और दादाजी को भी अपने साथ ले जाने की जिद कर रहे थे, लेकिन दादाजी किसी सूरत में भी इस घर को छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुए। मैं उनकी देखभाल करने के लिए उनके पास रुक गई। वैसे भी मेरी स्नातक की पढ़ाई अभी चल ही रही थी। एक दोपहर दादी की अलमारी सहेजते समय मुझे उनके पुराने पर्स के अंदर एक छोटी सी चाबी मिली। सभी ताले टटोल लिए, लेकिन उस चाबी का कोई ताला मुझे नहीं मिला और बात आई गई सी हो गई। फिर एक दिन जब मैंने दादी का पुराना बक्सा खोला तो देखा कि उसमें एक छोटी सी कलात्मक मंजूसा मुझे दिखाई दी। उस पर लगा छोटा सा ताला मुझे उस छोटी चाबी की याद दिला गया। लगा कर देखा तो ताला खुल गया। मंजूसा के भीतर मुझे एक पुराने पीले पढ़ते पन्नों वाली छोटी सी डायरी मिली। ताले का रहस्य जानने के लिए मैं दादाजी को बिना बताए उसे छिपाकर अपने साथ ले आई। रात को दादाजी के सोने के बाद मैंने वह डायरी निकाल कर पढ़ना शुरू किया। पन्ना दर पन्ना दादी खुलती जा रही थी। डायरी में जगह जगह किसी धर्म का जिक्र था। डायरी में लिखी बातों के अनुसार मैंने सहज अनुमान लगाया कि धर्म दादी की प्रेम कहानी का नायक नहीं था, वह उनका यार था। जब भी वे परेशान होती तो सिर्फ धर्म की बात करती थी। मुझे याद आया कि दादी अक्सर छत पर जाकर फ़ोन पर किसी से बात किया करती थी। दादाजी के आते ही तुरंत नीचे दौड़ आती थी। जब वे वापस नीचे आती थीं तो एकदम हवा सी हल्की होती थी। मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ कि शायद वे धर्म से ही बात करती होंगी। दादी की डायरी क्या थी? दुखों का दस्तावेज था। हरदम मुस्कुराती दादी अपनी हंसी के पीछे कितने दर्द छिपाए थी, यह मुझे आज पता चल रहा है। पता नहीं क्यों दादाजी एक खलनायक की छवि में ढलते जा रहे हैं। दादी और दादाजी का विवाह उनके समय के चलन के अनुसार घर के बड़ों का तय किया हुआ रिश्ता था। धर्म उनके बचपन का यार था। हालांकि दुनिया जहाँ की बातें शिकायतें दादी दादाजी से ही करती थी, लेकिन दादाजी का जिक्र या उनके प्रति उपजी नाराज़गी को जताने के लिए भी तो कोई अंतरंग साथी होना चाहिए ना। भावनाओं के मटके जहाँ छलकते थे वह पनघट था धर्म। यह बात दादाजी भी जानते थे, लेकिन वे कभी भी स्त्री पुरुष के याराने के समर्थक नहीं थे और धीरे धीरे प्यार को अधिकार ढकने लगा और धर्म दादाजी की आंखों में रेत सा अड़ने लगा था। दादाजी को धर्म के साथ दादी की निकटता डराने लगी। खोने का डर उन्हें अपराध करने के लिए उकसाने लगा। उन्होंने अपने प्यार का वास्ता देकर दादी को उनके यार से दूर करने की साजिश की। दादाजी की खुशी और परिवार की सुख शांति बनाए रखने के लिए दादी ने धर्म से दूरियां बना ली। वे अब दादाजी के सामने धर्म का जिक्र नहीं करती थीं। दादाजी को लगा कि वे अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गए, लेकिन वे दादी को धर्म से दूर कहाँ कर पाए। डायरी इस बात की गवाह है कि दादी अपने आखिरी समय तक धर्म से जुड़ी हुई थी और मैं इस बात की गवाही पूरे होशो हवास में दे सकती हूँ कि दादी की ज़िंदगी धर्म को कलंक रहित यार का दर्जा दिलवाने की आस में ही पूरी हो गई। आखिरी पन्ना पढ़कर डायरी बंद करने लगी तो पाया कि मेरा चेहरा आंसुओं से तर था। दादी ने अपनी अंतिम पंक्तियों में लिखा था कि हमारे समाज में सिर्फ व्यक्ति ही नहीं बल्कि कुछ शब्द भी लैंगिक भेदभाव का दंश झेलते हैं। स्त्री और पुरुष के संदर्भ में
उनकी परिभाषा अलग होती है। उन्हीं अभागे शब्दों में से एक शब्द है यार। उसका सामान्य अर्थ बहुत जिगरी होने से लगाया जाता है, लेकिन जब यही शब्द कोई महिला किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल करे तो उसके चरित्र की चादर पर काले धब्बे टाँक दिए जाते हैं। पता नहीं दादी द्वारा लिखा गया यही पन्ना आखिरी था या इसके बाद दादी का कभी डायरी लिखने का मन ही नहीं हुआ, क्योंकि दादी ने किसी भी पन्ने पर कोई तारीख अंकित नहीं की थी। लेकिन इतना तो तय था कि दादी के याराने को न्याय नहीं मिला। काश कोई ज़िंदगी में यार की अहमियत समझ सकता। काश समाज याराने को स्त्री पुरुष की सीमाओं के बाहर स्वीकार कर पाता। दादी के ना रहने पर दादाजी एकदम चुप सा हो गए थे। कितने ही दिन तो घर से बाहर ही नहीं निकले। सीमा आंटी के आने पर जरूर उनका अबोला टूटता था। सीमा आंटी भी उन्हें अकेलापन के खोल से बाहर लाने की पूरी कोशिश कर रही थी। कोशिश थी कि आखिर तो कामयाब होनी ही थी। दादाजी फिर से हंसने बोलने लगे। रोज़ शाम सीमा आंटी का इंतज़ार करने लगे। जब भी कभी परेशान या दादी की याद में उदास होते तो सबसे पहले फ़ोन सीमा आंटी को ही जाता। आंटी भी अपने सारे ज़रूरी काम छोड़कर उनका फ़ोन अटेंड करती थी। मैं कई बार देखती कि जब दादाजी बोल रहे होते तब आंटी चुपचाप उन्हें सुनती। ना वे अपनी तरफ से कोई सलाह देती और ना ही कभी किसी काम में दादाजी की गलती निकाल कर उन्हें कटघरे में खड़ा करती। क्या वे दादाजी की याद थी? सीमा आंटी दादाजी के लिए उस दीवार जैसी हो गई थी जिसके सहारे इंसान अपनी पीठ टिकाकर बैठ जाता है और मौन आंसू बहाकर अपना दिल भी हल्का कर लेता है, यह जानते हुए भी कि यह दीवार उसकी किसी भी मुश्किल का हल नहीं है। लेकिन हाँ, दुखी होने पर रोने के लिए हर समय हाजिर ज़रूर है। दादी को गए साल होने को आया। 2 दिनों बाद उनकी बरसी है। दादाजी पूरी श्रद्धा के साथ आयोजन में जुटे हैं। सीमा आंटी उनकी हर संभव सहायता कर रही हैं। मेरे मम्मी पापा भी आ चुके हैं। घर में एक उदासी सी तारी है। लग रहा है जैसे दादाजी के भीतर कोई मंथन चल रहा है। मिन्नी, आज शाम मेरा एक दोस्त धर्म आने वाला है, दादाजी ने कहा। सुनते ही मैं चौंक गई। धर्म यानी दादी का यार? तो क्या दादाजी सब जान गए? क्या दादी की डायरी उनके हाथ लग गई? मैंने लपक कर अपनी अलमारी संभाली। दादी की डायरी तो जस की तस रखी थी। धर्म अंकल के आने का कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने टोह लेने के लिए दादाजी को टटोला। धर्म अंकल कौन है? पहले तो कभी नहीं आए हमारे घर। मैंने पूछा। धर्म तेरी दादी का जिगरी था। वह बेचारी इस रिश्ते को मान्यता दिलाने के लिए ज़िंदगी भर संघर्ष करती रही, लेकिन मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। आज जब अपने मन के पेंच खोलने के लिए किसी चाबी की ज़रूरत महसूस करता हूँ तो उसका दर्द समझ में आता है। दादाजी की आंखों में आंसू थे। दादी की बरसी पर धर्म अंकल आए। पता नहीं दादाजी ने उनसे क्या कहा कि दोनों देर तक एक दूसरे से लिपटे रोते रहे। सीमा आंटी भी उनके पास ही खड़ी थीं। थोड़ा सहज हुए दादाजी ने सीमा आंटी की तरफ इशारा करते हुए धर्म अंकल से उनका परिचय करवाया। ये सीमा है, हमारी पड़ोसन, मेरी यार। और तीनों मुस्कुरा उठे। मैं भी खुश थी। आज दादी के याराने को मान्यता मिल गई थी। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर कहानियाँ आप तक पहुँच पाए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।